everyone, welcome back to the channel. This is part 2 of our chapter Money. आज हम मनी चैप्टर में मनी के फंक्शंस को क्लियर करने वाले हैं। जो मनी है इसके जो मेनली फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी होते हैं और एक सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी होते हैं। अब प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी जो है बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी है। अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं पहले हम उसे क्लियर करेंगे। तो जो फंक्शंस ऑफ मनी है प्राइमरी फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी भी इन्हें कहा जाता है। अब फर्स्ट जो फंक्शन है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है वो मीडियम है एक्सचेंज का। एक्सचेंज मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का खरीदना बेचना एक्सचेंज होगा। तो अगर कुछ भी इस टाइम पे अगर हमें कुछ भी परचेज करना है तो विद द हेल्प ऑफ मनी हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मनी है वो एक मीडियम है सेलर और बायर के बीच। सेलर जो है अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो वो इजीली जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट को सेल करके उनको बदले में बायर से क्या मिल जाएगा, मनी रिसीव हो जाएगा। जैसे कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था एक्सचेंज करना। उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था कि सेलर और बायर की वांट्स का मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अब मनी के एग्जिस्टेंस से सेल परचेज दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो यही है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो देखते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के क्या इम्पोर्टेंस बन सकते हैं। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहले इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। इट मीन्स मनी एज मीन्स ऑफ पेमेंट। जो मनी है वो साधन है, मीन्स है किसका, पेमेंट का। और किस चीज़ की पेमेंट, फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हम बोल सकते हैं मनी एक्ट्स एज मीडियम बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स के बीच ये एक मीडियम का काम करती है। और बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो अब मीडियम ऑफ जो एक्सचेंज है इसकी वजह से क्या क्या अच्छी बातें हुई, क्या इस फंक्शन का इम्पोर्टेंस है वो अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है, ओवरकम्स द डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज। जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था, जिसमें गुड्स का एक्सचेंज होता है गुड्स के साथ विदाउट यूज ऑफ मनी। तो अब जो भी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की डिफ़िकल्टीज थी, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था और लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स, जो जो उसकी कमियां थी उसको किसने दूर करा, उसको किसने ओवरकम करा, मनी ने। मनी के आने से मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजी हो गया। और क्या पॉइंट बनेगा, इंक्रीजेस ईज ऑफ ट्रेड व्यापार करना आसान हो गया। इजीली अब ट्रेड हो सकता है। ट्रेड का क्या मतलब होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को खरीदना बेचना ट्रेड में आता है। तो जब ट्रेड करना इजी हो गया, अब सेलर आसानी से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकता है और बदले में मनी रिसीव कर लेता है। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज हो गया। जबकि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या था, ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट था। अब सेलर है, अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहेगा तो प्रोडक्ट के बदले में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो वहाँ पे फिर काफ़ी डिफिकल्ट सा वांट्स को मैच करना। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट बनता है, और क्या इंपॉर्टेंस है इस फंक्शन का, अलाउज फ्रीडम ऑफ चॉइस एज एवरी पर्सन कैन बाय गुड्स ऑफ हिज चॉइस। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी पर्सनस हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज कर सकते हैं और बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। मनी अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ मनी हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं चॉइस के अकॉर्डिंग। मार्केट में वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं। तो वही चीज़ है, ओवरऑल जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इसकी वजह से, मतलब जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मनी की वजह से क्या हुआ, साइज ऑफ मार्केट इन्हेंस हो गया, मार्केट का साइज बढ़ चुका है। और फिर इससे जो है बड़े लेवल पे प्रोडक्शन भी हो रहा है मार्केट में, फिर एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो वो सारा इम्पेक्ट ओवरऑल पड़ रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। नेक्स्ट फिर देखते हैं अब इसमें सेकंड जो बेसिक फंक्शन है मनी का या प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मनी। सेकंड फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मनी है मेजर ऑफ वैल्यू। अब मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, इट मीन्स अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइजेस।
अब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं आज के टाइम में, उनको किस में एक्सप्रेस किया गया है? मनी में। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं सबको एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ मनी। और जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को मनी में एक्सप्रेस करें, इट मीन्स कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं? गुड्स को प्राइस दे रहे हैं। हर एक जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनका एक प्राइस है। मीन्स वो किस में एक्सप्रेस हो रखे हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो जब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो उस टाइम पे तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था एक्सचेंज का, कोई कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं था। लेकिन अब इस टाइम पे विद द हेल्प ऑफ मनी ईजिली हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है। जैसे कि आज के टाइम में सपोज अगर कोई जो कंज्यूमर है कार परचेज करना चाहता है तो कार की वैल्यू एक्सप्रेस्ड होगी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, लाइक 5 लाख की है या 6 लाख रुपीज़ की है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सबकी मार्केट वैल्यू है, मनी वैल्यू है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इससे कंपैरिजन करना इजी हो गया है। तो अब इसी फंक्शन को समझते हैं। इट मीन्स अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइजेस। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है मेजर ऑफ वैल्यू का। मेजरिंग वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म हेल्प्स इन मेजरिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स। एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स कि अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आपस में हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन करना आसान हो गया है। उसके बाद फिर एक और पॉइंट है, अकाउंटिंग इज सिंप्लीफाइड। अकाउंटिंग कैलकुलेशंस सिंप्लीफाइड हो गई है। अब सब्ट्रैक्शन एडिशन करना आसान हो गया है। बिजनेस के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना इजी हो गया है। जैसे ही मनी का एग्जिस्टेंस हुआ, मनी आई तभी से तो अकाउंटिंग आया, तभी से कैलकुलेशन आई। अब आसानी से जो अकाउंटेंट है वो पूरा जो है बिजनेस की पोजीशन का पता लगा लेता है, ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो कैलकुलेशंस सिंप्लीफाइड हो गई विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। अब हम इसके बाद करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। अब जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं मनी के, उसमें जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, और डेफर्ड पेमेंट बोल सकते हैं या फ्यूचर पेमेंट्स। अब क्या होता है ना कि जैसे अब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं और ट्रांजेक्शन्स हुए, लेन देन हुए, और उनकी जो पेमेंट है वो प्रेजेंट में ना करके अगर हम फ्यूचर किसी डेट पर करें, फ्यूचर की किसी डेट में करें, तो एक तरीके से फ्यूचर पेमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट जो है ईजिली हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज मैंने लोन लिया 20,000 रुपीज़ का, 1 ईयर के लिए लिया, और उस पर इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो ओवरऑल कितना हो गया? 20,000। 20,000 का 10%, 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़ हो गया। तो अब मुझे 1 साल बाद कितना पैसा वापस करना होगा? टोटल ₹22,000। तो आज के टाइम में जो है फ्यूचर पेमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। और अगर हम यही चीज़ इमेजिन करें कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, तो बोरोइंग, उधार भी क्या लेंगे? गुड्स लाइक वीट। अब मैंने जो है वीट लिया, बोरो करा, उधार लिया अच्छी क्वालिटी का, और क्या हो सकता है कि अगर मैं वीट वापस करूं तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो जितना मैंने जो है बोरो किया था, तो इससे डिसएग्रीमेंट आता है, इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो गुड्स में जो है फ्यूचर पेमेंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की डिफ़िकल्टी थी। तो उसको ओवरकम किसने करा? मनी ने। तो यही फंक्शन है मनी का, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। और वी कैन ऑल्सो से दैट फ्यूचर पेमेंट्स, तो जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं या फ्यूचर पेमेंट्स हैं, रेफर्स टू दोज पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, कि ऐसी पेमेंट्स, ऐसे भुगतान जो कि फ्यूचर में किए जाएंगे। और अब इसमें वही पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसमें फ्यूचर पेमेंट्स करनी होती है। तो फ्यूचर पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी अब करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। अब इसी फंक्शन के जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, इसके क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं? जैसे फर्स्ट पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स बोरोइंग एंड लेंडिंग एक्टिविटीज़। उधार लेना, उधार देना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। और जबकि ये चीज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। अब उधार क्या लेंगे? रुपीज़,
और फिर पे बैक भी क्या करेंगे, रुपीज़ ही हम पे बैक करेंगे विथ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ईजी हो गई है। और फिर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट बनता है, लेट टू दी इट लेट टू दी क्रिएशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज एसेट्रा। जो ये फंक्शन है मनी का, स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जिस्टेंस हो गया है। अगर मनी नहीं होती और मनी नहीं है तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का तो कोई काम ही नहीं था, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक है, ये मनी में डील करते हैं। अब बैंक का क्या काम होता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और फिर जो बैंक के पास पैसे आए, जो लोगों का डिपॉजिट है, उसका यूज़ करके आगे उधार देना। तो ये सब चीज़ें किस में हो रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या, जो मनी में जो है लेन देन करते हैं। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं किसी भी कंट्री का बैकबोन है, ये बहुत हेल्प करते हैं एक कंट्री को डेवलप करने में, ग्रो करने में। सपोज अब एक प्रोड्यूसर है, उसके पास सारा पैसा खुद का नहीं है, कुछ कैपिटल है, चलो 1-2 लाख है, कुछ और उधार लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उधार भी लेना है, तो वहाँ से फिर क्या, वो किसकी हेल्प लेगा, फिर बैंक की हेल्प लेगा। और फिर जब पैसे मिल जाएंगे, उधार मिल जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आसानी से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, एक चेन इफेक्ट बन जाएगा। तो यही चीज़ बताई गई है कि जो मनी का ये फंक्शन है, इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जिस्टेंस हुआ, लोन लेना आसान हो गया है। नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता अगर मनी नहीं होती, मनी है तभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जिस्टेंस हुआ। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, इट मीन्स स्टोर ऑफ वेल्थ फॉर यूज इन फ्यूचर, वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स। और स्टोरेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। बात करें बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, तो उस टाइम पे स्टोर क्या होते थे, गुड्स। और जैसे अब कुछ गुड्स ऐसे व्हीट, राइस, जिनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कम होती है, पेरिशेबल नेचर के होते, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे गुड्स का फिर वही है कि वहाँ पे वो जल्दी ख़राब हो रहे हैं, उसमें बहुत कॉस्ट आ रही है, खर्चे आएंगे, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। लेकिन मनी के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मनी को ईजिली स्टोर कर सकते हैं। बैंक में इसे जो है डिपॉजिट करवा दे तो इंटरेस्ट इनकम भी अर्न हो जाती है, तो वो सारे पॉइंट। तो अब यहाँ पे इट इज़ नॉट पेरिशेबल, ये पेरिशेबल नहीं है, ख़राब नहीं होती। एंड स्टोरेज कॉस्ट इज़ कंसिडरेबली लो, और जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी लो है, स्टोर करने की कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। जबकि गुड्स को स्टोर करते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आया करती थी। ये बात हो रही है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के टाइम की। इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू एनी वन, अब मनी को कोई भी जो है एक्सेप्टेंस दे सकता है किसी भी टाइम पे, जो है पैसे स्वीकार करने से कोई मना करता नहीं है। मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, इसकी डेफिनेशन में भी था। फिर इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टोर, गुड्स को स्टोर करना डिफ़िकल्ट था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, बट नाउ कन्वीनियंट, लेकिन अब आसान हो गया है, मनी का एग्जिस्टेंस हो चुका है। तो इसका रीज़न बता रहे हैं कि क्यों इजी हो गया है अब एक्सचेंज करना। अब जो मनी है उसे इजीली, इट कैन बी इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर गुड्स ऑल टाइम्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी, ये तो फर्स्ट फंक्शन था मनी का। इट कम्स इन कन्वीनियंट डिनोमिनेशंस, जो मनी है वो कन्वीनियंट डिनोमिनेशंस में आती है। डिनोमिनेशन लाइक 1 रुपी नोट है, 5 रुपीज़ नोट है, 10 रुपी नोट है, 100 रुपीज़ नोट है, एक्सेट्रा। तो इसकी डिनोमिनेशंस भी हैं, इजीली जो है करेंसी नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, और फिर हम उसके बेसिस पे एक्सचेंज को आसानी से कर सकते हैं, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक फंक्शन और है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। लास्ट सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी इज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मनी को इजीली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब इसी फंक्शन की वजह से पीपल कैन बाय गुड्स एट फार ऑफ प्लेसेस, दूर दूर प्लेसेस से, दूर दूर से गुड्स को परचेज कर सकते हैं पब्लिक लोग या कंज्यूमर्स। पीपल कैन लोन आउट देयर सरप्लस मनी एंड अर्न इंटरेस्ट इनकम, जो पब्लिक है अपनी जो एक्स्ट्रा मनी है और जो सरप्लस मनी है उसे लोन दे सकते हैं, और लोन के फिर बदले में लोन पर क्या रिसीव होगा, इंटरेस्ट इनकम अर्न होती है। और ऐसे ही हम बोल सकते हैं, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, मनी की वजह से फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग करना आसान हो गया है,
अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री में कहीं पे भी गुड्स खरीदने हो, बेचने हो, ये सब आसान हो गया। मनी को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अब्रॉड से सेल परचेज करना हो तो काफ़ी इजी बना दिया है मनी ने ये सब चीज़ें करना, एक्सचेंज करना। अब क्योंकि अब हमने यहाँ पर मनी के फंक्शंस को समझा, बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी है, तो इसी के बेसिस पे अब मनी को डिफाइन कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी है कि मनी के फंक्शंस के बेसिस पर। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी? फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग that is generally accepted as medium of exchange, a store of value, a unit of account and standard of deferred payments। मीन्स हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े उनको उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि मनी है क्या एक्चुअल में। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी जो है स्टोर ऑफ वैल्यू है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट्स का। तो हम ये भी डेफिनेशन मनी की इसमें लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी ये पूरा हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।